स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के महत्व की विवेचना कीजिए, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने किया उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता और महत्व। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रमुख कौन से उपागम है, जिसको हमने 5 पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेन किया। फिर उद्देश्यों को लिखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और एंड के अंदर हमने किया निष्कर्ष। आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि रॉबर्ट मेगर उपागम, क्योंकि जो उद्देश्यों को शब्दावली में लिखने के लिए 3 उपागम हुए हैं, जैसे रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम और NCRTM उपागम। तो आज हम फर्स्ट उपागम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए मेगर उपागम को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें और इसकी सीमाएं भी बताएं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए रॉबर्ट मेगर उपागम ने जो अत्यंत छात्रों का अत्यंत व्यवहार था, उसके रूप को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए क्या है, उसको भी आंका जा सकता है, भली प्रकार से क्या है जाना जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होगा। वो कौन से प्रमुख बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, जैसे क्या है जो अत्यंत व्यवहार है उसकी पहचान और उसका नामकरण करना। मैं फर्स्ट पॉइंट करती हूँ, व्यवहार की पहचान व नामकरण। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करना जिसके द्वारा हमने विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की हम आशा करते हैं। क्या है, उन परिस्थितियों का वर्णन करना, परिस्थितियों का वर्णन करना जिसके द्वारा हम क्या है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की आशा करते हैं। थर्ड पॉइंट हम स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं कि विद्यार्थियों की उपलब्धि में की परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करना, जिससे यह आशा लगाई जा सके या अनुमान लगाया जा सके कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। क्या है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करना। परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करना। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कि मेगर उपागम के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए जो ब्लूम ने अपने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ये उन्होंने किया है रॉबर्ट मेगर उपागम इसी ब्लूम के उद्देश्यों पर ही आधारित क्या है एक आधार बनाया है, ताकि जो बच्चों का व्यवहारिक उद्देश्य है उनका क्रिया पर अनुमान अच्छे से किया जा सके, क्या है उनका प्रयोग अच्छे से किया जा सके स्टूडेंट, क्योंकि इसी के आधार पर बच्चों का परीक्षण और अधिगम परिणामों को ऐसी व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है जिसका समागम सुगमता से मापा जा सके और उसका अनुमान अच्छे से लगाया जा सके। क्योंकि जो रॉबर्ट मेगर उपागम है उन्होंने 2 ही क्रियाओं पर बल दिया है, ज्ञानात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। जो क्रियात्मक पक्ष है उन्होंने उसकी उपेक्षा की है। तो हम 2 ही पक्षों को एक्सप्लेन करेंगे। जो रॉबर्ट मेगर उपागम ने उस पक्षों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे क्या है विद्यार्थी के व्यवहारिक जो व्यवहार है शब्दावली है उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सके, उसको व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की कोशिश की है। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित क्रिया कार्यपरक क्रियाओं की सूची।
फर्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची। तो स्टूडेंट क्या है, इन्होंने ब्लूम के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के आधार पर उन उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो इसे हम 2 पॉइंटों के अंदर डिवाइड करके इसे अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो कार्यपरक क्रियाओं की सूची बनाई है, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, हम 5 पॉइंटों के द्वारा इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इसे अलग अलग डिवाइड करके आपको बताऊंगी स्टूडेंट। तो हम पहले क्या है 2 इसके कॉलम बनाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट हम लिखेंगे कि उद्देश्य ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित, उद्देश्य ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित दूसरे के अंदर स्टूडेंट आता है संबंधित कार्यपरक क्रियाएं। जिसे आप लिख सकते हो सीधा, या कार्यपरक क्रियाएं भी लिख सकते हो स्टूडेंट। तो हम क्या है स्टूडेंट इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अलग अलग पॉइंटों के द्वारा। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, इसको अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं। जो ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रही है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर जब बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान किन तथ्यों, कथ्यों, परंपराओं के द्वारा दिया जाता है। कौन कौन से प्रवचनों का प्रत्यक्ष स्मरण करवाया जाता है, और उनके द्वारा ही क्या है क्लास के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं जिनसे वो उनसे संबंधित बच्चों को ज्ञान दिया जा सके। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम 5 पॉइंटों के अंदर इसे क्या है एक्सप्लेन करेंगे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज्ञान। अब ज्ञान किन तथ्यों, पदों, परंपराओं के बारे में देना है। तो स्टूडेंट कक्षा में वैसे ही परिस्थितियां उत्पन्न करके बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। पहले क्या है, इससे संबंधित परिभाषा देना, यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखते हैं परिभाषा देना। फिर क्या है स्टूडेंट इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि सूची देना, उससे संबंधित सूची। फिर आता है लेवल, बच्चे का कैसा लेवल है उससे संबंधित क्या है बच्चे को लेवल लगाना, फिर उसका मापन करना। फिर आता है नाम देना, लेवल लगाना, नाम देना, प्रत्यास्मरण करवाना, करना लिख सकते हो, रेखांकित करना क्या है, आदि से बच्चे से जो ज्ञान देना है, कौन सा ज्ञान देना है, इससे रिगार्डिंग बच्चे को क्या है सारा सूचनाएं दी जाती हैं, जिसमें बच्चे को परिभाषा दी जाती है, सूची कैसे देना है, लेवल लगाना, मापन करना, फिर उसको क्या है रेखांकित करना और उसका प्रत्यास्मरण करवाना। ये सारी चीजें क्या है बच्चे को ज्ञान करवाया जाता है। फिर आता है बोध। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हमारा आता है बोध। बोध के अंदर क्योंकि स्टूडेंट जो बोध है, बोध ज्ञान के बिना नहीं दिया जा सकता। तो पहले बच्चे को ज्ञान करवाया जाता है, फिर क्या है उससे संबंधित बच्चे को बोध दिया जाता है। बोध के अंदर बच्चे को क्या है बदलना, वर्गीकरण करना, ये पॉइंट सिखाए जाते हैं। किस प्रकार बदलना, वर्गीकरण करना। फिर स्टूडेंट आता है इसके अंदर आप लिख सकते हो कि भेद करना, व्याख्या करना, क्या है स्टूडेंट ये चीजें बच्चे को सिखाई जाती हैं। फिर उसे पहचानना सिखाया जाता है, उदाहरण देना सिखाया जाता है। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट बोध के अंदर आती हैं। फिर आता है प्रयोग।
स्टूडेंट बच्चे को क्या सिखाया जाता है, क्योंकि जब बच्चे को ज्ञान होएगा, बोध होएगा, फिर ही बच्चा क्या है प्रयोग करना सीखेगा। प्रयोग के अंदर स्टूडेंट सिखाते हैं जांच करना, बदलना, संचालित करना, निर्माण करना। क्या आता है स्टूडेंट? जांच करना, बदलना, संचालित करना, संचालित करना। क्या है स्टूडेंट? ये सारी इसके अंदर चीजें आती हैं कि किस प्रकार उसे स्थापित करना सिखाया जाता है, फिर किस प्रकार उसने उस चीज को पाना है, उत्पन्न करना, संशोधित करना, परिपालन करना, चयन करना, किस प्रकार उसने समाधान निकालना है, ये सारी चीजें बच्चे को सिखाई जाती है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, विश्लेषण। तो फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हम इस पॉइंट को क्या है यहाँ पे डिवाइड करके लिखते हैं, विश्लेषण। विश्लेषण के अंदर स्टूडेंट हम लिखेंगे कि विश्लेषण करना, संबंधित करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना। क्या आता है स्टूडेंट? विश्लेषण करना, उससे संबंधित क्या है जांच करना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। क्या ये है स्टूडेंट सारा विश्लेषण के अंदर आता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट संश्लेषण। संश्लेषण के अंदर स्टूडेंट क्या सिखाया जाता है बच्चे को कि तर्क करना, निष्कर्ष देना और वाद विवाद करना। संश्लेषण, तर्क करना, वाद विवाद करना, वाद विवाद करना। क्या है स्टूडेंट? ये सारी संश्लेषण के अंदर बच्चे को चीजें सिखाई जाती हैं जो बच्चों को क्या है व्यवहारिक शब्दावली के अंदर बच्चे का चेंज लेकर आना है। फिर आता है मूल्यांकन। स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट आता है फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर स्टूडेंट बच्चों को क्या सिखाया जाता है? इसके अंदर सिखाया जाता है संबंधित करना, चुनना, आलोचना करना, चुनाव करना, चुनाव करना, आलोचना करना, आलोचना करना। ये सारी चीजें क्या है मूल्यांकन के अंदर सिखाई जाती हैं। किस प्रकार संबंधित करना, उस चीज का चुनाव करना, तुलना करना, आलोचना करना, बचाव करना, निश्चित करना, मूल्यांकन करना, निर्णय लेना, उस चीज को पहचानना। ये क्या है स्टूडेंट ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कार्य प्रक्रियाओं की सूची है जो क्या है बच्चे को पहले उसमें संबंधित ज्ञान दिया जाता है, फिर बच्चा अपने अनुभवों के द्वारा उसका बोध करता है, फिर उसका ज्ञान और बोध के आधार पर क्या है उसका प्रयोग करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है किस प्रकार उस तथ्यों नियमों के हिसाब से, फिर संश्लेषण के अंदर स्टूडेंट आता है कि इस प्रकार उसकी रूपरेखा और योजना तैयार की जाती है। फिर मूल्यांकन के अंदर आता है स्टूडेंट कि जो मूल्य मैंने सीखे हैं वो मेरे लिए उपयोगी हैं या नहीं उपयोगी, इनका वो क्या है अनुमान करता है, अनुमान लगाता है और उसका चुनाव करता है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट भावनात्मक पक्ष से संबंधित जो क्या है कार्य प्रक्रियाओं की सूची। स्टूडेंट आता है अगला हमारा भावनात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं स्टूडेंट क्रियाओं की सूची, जिसके अंदर स्टूडेंट इसे भी क्या है हम 2 पॉइंट के अंदर डिवाइड करके लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने ज्ञानात्मक पक्ष को एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसमें बच्चे को पहले क्या है ध्यान देना सिखाया जाता है, फिर उससे संबंधित बच्चा अनुक्रिया करता है, आकलन करता है, संगठन करता है और मूल्यों को
चरित्रीकरण और विशेषणीकरण करता है। तो स्टूडेंट इसे हम 2 पॉइंटों के अंदर डिवाइड करके लिखते हैं, वैसे ही हमारा पैटर्न चलेगा सेम। तो फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट आ जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है ध्यान देना। इसे हम ध्यान देने के अंदर स्टूडेंट बच्चे को क्या चीज सिखाई जाती है, जो भावनात्मक पक्ष है। तो इसमें बच्चे पहला क्या है, इसे आग्रहण करना भी आप बोल सकते हो। पहले बच्चा पूछना, फिर उसको स्वीकार करना, सावधान होना, पूछना, सावधान करना, क्या है स्टूडेंट, ये सारी चीजें स्वीकार करना, फिर उसे क्या है सावधान करता है, फिर उसको पकड़ता है, सावधान करना, स्वीकार करना, पकड़ना, ये क्या है स्टूडेंट, बच्चे को जो फर्स्ट है हमारा भावनात्मक पक्ष के अंदर, बच्चे को ये चीजें सिखाई जाती हैं, किस प्रकार बच्चा पूछता है, स्वीकार करता है, फिर उसे सावधान होता है, फिर पकड़ता है स्टूडेंट, फिर उसे पहचानता है, उसका पक्ष लेता है। ये क्या है, बच्चे को जब बच्चे को भावनात्मक पक्ष से संबंधित कार्यकारक क्रियाओं की सूची बनाई जाती है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बच्चे को ध्यान देना, आग्रहण करना सिखाया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है अनुक्रिया स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट हमारा आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया के अंदर स्टूडेंट बच्चे को क्या सिखाया जाता है, उत्तर देना, सहायता करना, और क्या है निकालना, वाद विवाद करना। क्या आता है स्टूडेंट, उत्तर देना, सहायता करना, वाद विवाद करना, ये सारी चीजें क्या है अनुक्रिया के अंदर बच्चे को सिखाई जाती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट आंकलन। आंकलन के अंदर बच्चे को क्या है, आंकलन करने से पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है, स्वीकार करना, ध्यान देना, क्या है उसको चुनना, स्वीकार करना, ध्यान देना और चुनना, क्या है ये चीजें आंकलन के अंदर आती हैं। स्वीकार करना, ध्यान देना, उसका चुनना, निश्चय करना, विभेद करना, विकास करना, वृद्धि करना, संकेत करना, भाग लेना, ये सारी क्या है आंकलन के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसको संगठन करना। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे संगठन। संगठन के अंदर स्टूडेंट बच्चे को क्या सिखाया जाता है, किस प्रकार वो जोड़ता है, उसको फिर उसका संबंधित करता है, तुलना करता है, फिर उसे क्या है पूरा करता है। क्या है स्टूडेंट, जोड़ना, संबंधित करना, तुलना, ये सारी चीजें संगठन के अंदर आती हैं। निश्चित करना, सहसंबंध स्थापित करना, फिर क्या है योजना बनाना, फिर उसे तैयार करना कि किस प्रकार में इसे तैयार करना है, फिर उसके अंदर संबंध स्थापित करना, चयन करना, संश्लेषित करना, फिर व्यवस्थित करना इत्यादि क्या है संगठन के अंदर स्टूडेंट को सिखाई जाती है भावनात्मक पक्ष से संबंधित। अगला पॉइंट आता है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण। मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण। तो स्टूडेंट इसके अंदर बच्चे को क्या सिखाया जाता है, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसके अंदर बच्चे को सिखाया जाता है स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे कि चरित्रीकरण या विशेषीकरण मूल्यों का जो वैल्यूज है, पहले क्या है इसे स्वीकार करता है, फिर उसे परिवर्तित करता है, फिर चरित्रीकरण निश्चय किया जाता है स्टूडेंट, फिर उसके अंदर क्या है विभेद करता है, उसे विकसित करता है, फिर उसे पहचानता है, उसकी पुष्टि करना, फीडबैक देना, सिद्ध करना, उसको दोहराना,
सेवा करना, समाधान करना, ये क्या है, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण के अंदर आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे हुए 2। इसके पार्ट वो कौन कौन थे, जो क्या है रॉबर्ट मेगर उपागम के अंदर आते हैं। 2 ही इन्होंने क्या है भावनात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष को स्वीकारा है, जो क्रियात्मक पक्ष है उसे क्या है नकारा है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो मेगर उपागम की सीमाएं हैं, सीमाओं के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं इसके अंदर थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है बच्चा, स्वीकार करता है, स्वीकार करना, परिवर्तन, प्रतिपुष्टि, समाधान, ये सारी चीजें क्या है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं मेगर उपागम की जो सीमाएं हैं, एंड के अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं मेगर उपागम की सीमाएं। सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो स्टूडेंट हम इसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे जो सीमाएं हैं मेगर उपागम की। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो रॉबर्ट मेगर उपागम है वो क्या है शिक्षण अधिगम उद्देश्य के लिए बहुत ही प्राप्त लोकप्रिय है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो कौन कौन सी सीमाएं हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टूडेंट कि जो मेगर उपागम एक व्यवहारिक उपागम है, परंतु मानव अधिगम को ये साधारण उद्दीपन और उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में क्या है इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसके अंदर स्टूडेंट, सामान्य उद्दीपन और सामान्य उद्दीपन या उद्दीपन अनुक्रिया के अंदर इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेगर उपागम एक व्यवहारिक उपागम है, इसलिए इसे सामान्य उद्दीपन और उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि जो मेगर ने व्यवहारात्मक के ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष की को स्वीकारा है, जो भावनात्मक और ज्ञानात्मक दो हमने पक्ष किए हैं स्टूडेंट, तो इन दोनों को ही क्या है मेगर ने स्वीकारा है। जो क्रियात्मक पक्ष है उसकी क्या है उपेक्षा की है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इस उपागम में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए व्यवहार से संबंधित कार्य पर अधिक बल दिया है, क्योंकि इसलिए यह विधि ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों को उचित ढंग से लिखने के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं करती। जो ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्य है उसको उचित ढंग से लिखने के लिए यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट कि ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों के विभिन्न वर्गों में क्या है कोई कार्यपरक क्रियाओं की पुनरावृत्ति से विशिष्ट अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखते समय कार्यपरक क्रियाओं का प्रयोग करने में क्या है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक ही क्रिया का कई उद्देश्यों में युक्ति संगत नहीं लगाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट कि अंत में इन कार्यपरक क्रियाओं को प्रस्तुत की गई सूची बहुत लंबी है, क्योंकि अनुक्रिया कोई कक्षा शिक्षण की दृष्टि में उद्देश्यपूर्ण सार्थकता नहीं है। तो ये स्टूडेंट इसकी सीमाएं हैं, क्योंकि जो रॉबर्ट मेगम अभिकर्मित शिक्षण अधिगम उद्देश्य में क्या है ये प्राप्त लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ फिर भी सीमाएं हैं, जो सीमाएं हमने 5 पॉइंट के अंदर क्लियर की। एंड के अंदर जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि निष्कर्ष हम अपने टॉपिक से रिगार्डिंग लिखते हैं, जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो निष्कर्ष के अंदर स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करेंगे कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेगर ने जो क्या है अधिगम उपागम कार्य क्रियाओं पर अधिक बल दिया है। ये क्रियाएं बालक के अधिगम उपलब्धियों को प्रकट करने में सहायता करती है, और इस वर्ग की कार्य क्रियाएं शिक्षण अधिगम क्रियाओं की ओर संकेत करती हैं। शिक्षण के क्षेत्र में मेगर उपागम उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने 2 ही कार्य पक्ष जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर बल दिया है, वो है ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष। जो क्रियात्मक पक्ष है उन्होंने इसकी क्या है उपेक्षा की है। तो वो हमने स्टूडेंट अपना टॉपिक क्लियर किया। तो अपना टॉपिक स्टूडेंट हमने क्लियर किया रॉबर्ट मेगर उपागम, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि जो व्यवहारिक
उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए मेगर उपागम की उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसकी विवेचना कीजिए और इसकी सीमाएं बताइए। जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के 3 पॉइंट बताए हैं। वो कौन से 3 पॉइंट थे स्टूडेंट? जैसे व्यवहार की पहचान और नामकरण करना जो अत्यंत व्यवहार है, क्योंकि उसे भी भलीभांति व्यवहारिक उद्देश्यों को उसके द्वारा जांचा जा सकता है। फिर है उन परिस्थितियों का वर्णन करना जो हमने बालक के व्यवहार के अंदर कुछ चेंज लेकर आने की हम आशा करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है परीक्षा के लिए वो मापदंड निर्धारित करना जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि बालकों के व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन आया है। फिर हमने क्या है स्टूडेंट, क्योंकि जो भावनात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष हैं ये स्टूडेंट ब्लूम के वर्गीकरण उद्देश्यों के आधार बनाकर ही इसे क्या है वर्गीकरण इसका किया गया है, क्योंकि इससे बच्चों का जो व्यवहारिक शब्दावली है उसे सुगमता से मापा जा सकता है और उसका अच्छे से निर्धारण किया जा सकता है, जिसको हमने स्टूडेंट 2 पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन किया। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं की सूची, जिसमें हमने 2 कॉलम बनाकर उद्देश्य ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित और संबंधित क्रियाएं, कार्य पर संबंधित क्रियाएं भी आप लिख सकते हो, जिसके हमने 5 पॉइंट क्लियर किए। जैसे ज्ञान के अंदर बच्चे को परिभाषा दी जाती है, फिर उसकी सूची दी जाती है, उसका लेवल क्या है मापा जाता है, फिर उसका नाम दिया जाता है, प्रत्यस्मरण करवाया जाता है, फिर उसे क्या है रेखांकित किया जाता है। फिर आता है बोध स्टूडेंट, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर स्टूडेंट वो अनुमान लगाता है जो बच्चा ने मूल्य प्राप्त किए हैं वो उसके लिए उपयोगी है या उपयोगी है, किन मूल्यों को वो जीवन अपनी लाइफ के अंदर उतारे। फिर हमने अपना सेकंड स्टूडेंट अपना क्या है पक्ष एक्सप्लेन किया। वो सेकंड पक्ष है भावनात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं की सूची, जिसके अंदर हमने अपने पॉइंट क्लियर किए कि ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का चरित्रीकरण और विशेषीकरण। एंड में हमने अपना पॉइंट क्लियर किया कि जो मेगर उपागम की सीमाएं हैं, लेकिन ये है तो बहुत फेमस स्टूडेंट, फिर भी इसकी कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं हमने 5 पॉइंटों के अंदर क्लियर की। फिर हमने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग किया है कंक्लूजन निकाला। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे रॉबर्ट मिलर उपागम। थैंक्स स्टूडेंट्स।